औद्योगिक क्रांति का अगला बिंदु है विरोध आंदोलन। किसका विरोध? इसी क्रांति के परिणामों का विरोध। क्रांति का विरोध संभवतः नहीं, बल्कि उसके परिणामों का विरोध, जिसके पीछे औद्योगिक क्रांति थी। हमने अभी तक क्रांति क्या है देखा, औद्योगिक क्रांति कैसे इससे अलग है ये समझा। इसके बाद हमने इस औद्योगिक क्रांति के कारणों को जाना, ये दूसरा बिंदु। इस औद्योगिक क्रांति के कारणों पर जाते हुए हमने ये समझने की कोशिश की, जो तीसरा बिंदु था, कि आखिर ये ब्रिटेन में क्यों, ग्रेट ब्रिटेन में ही औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, और उसके तहत हमने कई बिंदु पढ़े। ब्रिटेन में क्रांति पढ़ते हुए हमने ये अगला बिंदु समझा कि ये क्रांति मूलतः 3 क्षेत्रों में थी। पहला लोहा, दूसरा कोयला, तीसरा कपास, और फिर उसके अगला चरण और नहरें, लोहा, कोयला, कपास, ये इनमें मूल क्रांति हुई, क्योंकि इनके कारण अगला दौर एक तरीके से आता है। उसके बाद हमने पढ़ा नहरें और रेलवे। इस क्रांति में जो दूसरा चरण आता है, क्रांति का अगला जो कदम होता है, उसमें रेलवे को उसका श्रेय जाता है। तो हमने पढ़ा नहरें और रेलवे और उसके परिणाम। अब जब नहरें और रेलवे का अध्ययन कर रहे थे, तो उसके बाद हमने कुछ जाना कि इसकी कुछ बुराइयां भी प्रारंभ हो गई थीं। इसके पहले कपास के अध्ययन के दौरान हमने ये देखा कि कपास और भारत का संबंध एक दूसरे से कैसे है, कितना गहन संबंध है और क्या विरोधाभास है, इसको भी समझा। जब हम रेलवे का अध्ययन कर रहे थे, तो उसके बाद अगला बिंदु जो आया था, वह था समाज के विभिन्न तबकों में इसका प्रभाव। और मूल रूप से इसके प्रभाव जो थे वो मजदूरों और उसके बाद स्त्री बच्चों, इन पर क्या पड़ा ये हमने पढ़ा। मजदूरों और स्त्री और बच्चों में, क्योंकि इस पूरे औद्योगिक क्रांति के दौरान चर्चा करते समय हम समझ चुके थे कि अमीरों पे क्या प्रभाव पड़ा, धनाढ्य वर्ग पे क्या प्रभाव पड़ा। ये उस पूरी चर्चा के दौरान जो ऊपर की गई है उसमें हम पढ़ चुके थे। अब यहाँ पर हमने स्त्रियों और बच्चों पे इसके प्रभाव पड़े, और फिर अंत में हमने पढ़ा अन्य प्रभाव बाई प्रोडक्ट के रूप में जो सामने आए, जैसे शहरीकरण का होना, गंदगी का होना, प्रदूषण होना, आदि आदि। इतना पढ़ने के बाद ऐसा लगने लगता है, जब हम अंतिम बिंदु पर आते हैं दुष्प्रभावों पर, जबकि प्रभाव की भी यदि बात करें हम, इसका क्या प्रभाव पड़ा महिलाओं और स्त्रियों और बच्चों पर, मजदूरों पर, तो उसके दो तरह के प्रभाव थे। कुछ पॉजिटिव में हम कह सकते हैं इनको एम्प्लॉयमेंट मिला मजदूरों को, ऐसे बहुत से पॉजिटिव्स हमने पढ़े, सकारात्मक परिणाम, सकारात्मक प्रभाव। और उसके बाद कुछ नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव पढ़ते पढ़ते हम ये समझ चुके कि औद्योगिक क्रांति के बहुत से नुकसान थे। हम ये समझ चुके कि औद्योगिक क्रांति समाज के कुछ तबके तक ही सीमित थी, और इस प्रकार जो उसका बहुत बड़ा तबका मजदूरों का था, निम्न वर्ग का था, निर्धनों का था, उनका क्या हश्र हुआ ये हम देख चुके। इतना बड़ा तबका जब इस क्रांति के सकारात्मक प्रभावों से अछूता रह जाता है, बल्कि क्रांति के दुष्प्रभावों से गुजरता है, तो निश्चित रूप से उसकी प्रतिक्रिया होती है। यही प्रतिक्रिया अब हमारा
अगले अध्ययन का विषय है। इस प्रतिक्रिया को हम विरोध आंदोलन के रूप में देख सकते हैं। औद्योगिकरण के प्रारंभिक दशक में, प्रारंभिक समय में, प्रारंभिक काल में जहां औद्योगिकरण हो रहा था ब्रिटेन में, वहीं कुछ अन्य देशों में, विशेषकर फ्रांस में जो उसका पड़ोसी है, वहाँ औद्योगिकरण की हवा तो पहुँच चुकी थी, लेकिन उससे ज़्यादा तेज हवा वहाँ विचारकों की थी, विचारकों के विचारों की हवा थी। ये वही काल है 1770, 80, 90 का, जब औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में तो फ्रांस में वैचारिक क्रांति हो रही थी। दूसरे शब्दों में फ्रांस के लोग एक कदम आगे बढ़ चुके थे। औद्योगिक क्रांति के दुष्परिणामों को मानो वो समझते हुए आगे आने वाले काल की चिंता कर रहे थे, और उस चिंता में उन्होंने कई ऐसे अद्भुत विचार सामने रखे जिसने फ्रांस को झकझोर दिया और उसके बाद पूरे विश्व को झकझोरा। और ये महत्वपूर्ण बात यह है, ये दोनों घटनाएं, औद्योगिक क्रांति और वैचारिक क्रांति फ्रांस, ये दोनों लगभग एक साथ आई, लगभग एक साथ चली। ये विचार क्या थे, किन विचारों की बात मैं कर रहा हूं? आज जो बहुत सामान्य माना जाता है वह विचार स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये आज दिन प्रतिदिन हम सुनते हैं, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि हमें स्वतंत्रता है, हमें समानता है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, सब भाई बंधु हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना की बारंबार बात करते हैं। लेकिन 200 वर्ष पूर्व स्थितियां ऐसी नहीं थीं। 1780 के पहले का जो समाज था उसमें स्वतंत्रता, समानता की भावना तो थी नहीं। औद्योगिक क्रांति के काल में हमने देखा है कि 16-18 घंटे कार्य करना किसी तरह की स्वतंत्रता देता है। मजदूरों को शहर के बाहर रहना, एक विशेष तरह के वातावरण में कार्य करना, आदि आदि, और उनको पूरी अलग श्रेणी में रखना, क्या ये समानता की भावना का परिचायक है? ऐसा ही कुछ समाज पूरे विश्व में था, तत्कालीन समाज। फ्रांस में भी था, फ्रांस में भी ऐसा ही समाज बटा हुआ था, और इसी का परिणाम था कि वहाँ पर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावनाओं को लेकर वैचारिक क्रांति हुई। और वैचारिक क्रांति से तात्पर्य है, इन विचारों का इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ कि इसने समाज को झकझोर दिया। और 1789 में, 1789 में फ्रांस में वहाँ का एक किला है जो जेल था, जिसका जेल के रूप में उपयोग होता था, जहाँ राजनीतिक कैदी रखे जाते थे, बास्टाइल का किला। उस बास्टाइल के किले पे सामान्य आदमियों ने हमला बोलकर उन कैदियों को मुक्त किया। उसके बाद वहाँ के राजा को पदच्युत किया और सत्ता पूरी अपने हाथ में ले ली सामान्य व्यक्तियों ने। और नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इस प्रकार वहाँ पे संसदीय प्रणाली, संसदीय सभाएं, लोकतांत्रिक संस्थाएं बननी शुरू हुई। ये क्रांति है, वैचारिक क्रांति, जिसका मैं कहा। इन जन आंदोलनों से, ये जन आंदोलन के रूप में हुआ। इंग्लैंड में तो बेचारे मजदूर वर्ग, नीचे के तबके के लोगों को तो बोलने की फुर्सत नहीं थी। यहाँ की स्थिति भी बहुत दयनीय थी, लेकिन इसका प्रतिरोध विरोध के रूप में हुआ, जन आंदोलन के रूप में हुआ। और बास्टाइल के किले पर हमला करके उन्होंने जब कैदियों को मुक्त किया वहाँ की जनता ने, तो एक नई तरह की क्रांति पैदा हुई। उसने भी विश्व को झकझोर दिया। आर्थिक दृष्टि से जहाँ औद्योगिक क्रांति ने आधुनिकीकरण की ओर कदम बढ़ाया, वहीं वैचारिक दृष्टि से फ्रांसीसी क्रांति ने आधुनिकीकरण की ओर कदम बढ़ाया। ये दोनों में अंतर है। इंग्लैंड में फैक्ट्री में काम करने की जो कंडीशन थी वो बड़ी
कठोर थी। हम बात कर रहे हैं ये विरोधी आंदोलन शुरू क्यों हुए, तो पहला कारण तो आप समझ गए, वैचारिक क्रांति। अब जब फ्रांस में वैचारिक क्रांति हो रही है और सत्ता पलट तक हो चुका है, निश्चित रूप से वहाँ की बयार, वहाँ की हवा, उसका प्रभाव इंग्लैंड में भी पड़ेगा। वहाँ की जनता भी सुनेगी, समझेगी, जानेगी। प्रिंटिंग प्रेस भी आ चुका था, तो बातें तो पहुँच रही थी, विचार तो पहुँच रहे थे। तो पहला कारण विरोध का ये। दूसरा कारण फैक्ट्रियों में काम करने की कठिन परिस्थितियां, उसको भी लेकर राजनीतिक विरोध बढ़ता जा रहा था। तीसरा कारण सन 1792 से लेकर 1815 यानी लगभग 20-22 वर्ष के काल में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध होता है। इसको याद रखने का बड़ा सरल तरीका है कि दोनों के बीच में एक बड़ा लंबा युद्ध का दौर चलता है, और इसको याद रखने के लिए आप याद रखें, दो पड़ोसी क्या कभी साथ रह सकते हैं? बड़ा मुश्किल होता है साथ निभाना। फ्रांस और इंग्लैंड बिल्कुल एक दूसरे का पड़ोसी, लेकिन एक ऐसी स्थिति आई जब जानी दुश्मन बन बैठे। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, क्या हथकंडे नहीं अपनाए। उन्हीं हथकंडों का परिणाम था ये 25-28 वर्ष का युद्ध, जिसे हम लगभग 30 इयर्स वॉर के रूप में भी कहते हैं। सन 1792 से 1815 इंग्लैंड और फ्रांस का युद्ध, ये तीसरा कारण। अब ये युद्ध कैसे कारण बना? क्योंकि इस युद्ध ने, इस नक्शे में यदि आप देखें, जहां पर अधिकतर सी रूट इंग्लैंड फ्रांस को छूता हुआ है, यानी अधिकतर व्यापार इसी रास्ते से होता था, वो व्यापार छिन्न भिन्न हो गया। और व्यापार छिन्न भिन्न हुआ तो उससे प्रभावित कौन हुए? सबसे ज़्यादा तो ये अमीर वर्ग के लोग, जिनका उद्योग प्रभावित हुए, जिनका व्यापार प्रभावित हुआ। पर उद्योग और व्यापार के प्रभावित होने से जब ये सामान को बेचना कठिन हो गया तो निश्चित रूप से इसका उत्पादन भी कम कर दिया गया या कम हो गया। रॉ मटेरियल का आयात मुश्किल हो गया, कपास का आयात मुश्किल हो गया, क्योंकि सी रूट पे झगड़े हो रहे थे। तो जब आयात नहीं, रॉ मटेरियल नहीं तो प्रोडक्शन नहीं। ऐसा ही सभी क्षेत्र में हुआ। तो आप युद्ध की कल्पना करिए और समझने की कोशिश करिए कि युद्ध किस रूप में समाज को प्रभावित कर सकता है। और ये 1-2 वर्ष का युद्ध नहीं था, 25-30 वर्षों का युद्ध था। इसने व्यापार को बहुत बुरी तरह प्रभावित करके उद्योगों की चौपट कर दिया। ये अगला कारण। और युद्ध से फैक्ट्रियां बंद हो गई, बेरोजगारी बढ़ गई, मजदूरों को पगार मिलना बंद हो गया, मजदूरों को 2 जून रोटी की समस्या हो गई, उन्हें खाद्य पदार्थ बड़ी महंगी कीमत पर मिलने लगे। एक और तो पैसा नहीं मिल रहा था, दूसरी ओर खाद्य पदार्थ महंगे हो चले। क्यों महंगे हो चले? क्योंकि ऐसे खाद्य पदार्थों के लिए लगने वाले रॉ मटेरियल का निर्माण युद्ध के कारण कम हो गया, और इसके लिए लगने वाले रॉ मटेरियल का आयात भी कम हो गया। तो जब माल कम रहता है मार्केट में तो कीमतें बढ़ती हैं ना, बस यही हुआ। तो एक और जो ब्रेड 10 रुपये में मिलता था वो 40 रुपये में मिल रहा था, और 10 रुपये में खरीदने के जिनको लाले पड़ रहे थे अब उन्हें 40 रुपये निकालने में कितनी तकलीफ हुई होगी ऐसे मजदूरों की, ऐसे निम्न वर्गों की कल्पना कर सकते हैं। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है? ब्रिटेन में जो युद्ध हुए इसके कई प्रभाव पड़े। ये 25-30 साल की लड़ाई इंग्लैंड और फ्रांस के बीच निरंतर चलती रही, और दोनों निरंतर लड़ाई में उलझे रहे। इनका उलझना इनको आर्थिक क्षेत्र से इनका ध्यान बट गया। युद्ध में उलझने का परिणाम क्या हुआ कि सरकार का ध्यान, प्रशासन का ध्यान अब युद्ध की ओर ज़्यादा और ये आर्थिक विकास की ओर कम। एक परिणाम ये रहा। और फ्रांस के जो राजा थे, सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट, बहुत प्रसिद्ध, जिसको आपने सुना होगा, वो इंग्लैंड को किसी भी तरीके से येन केन प्रकारेण पराजित करने पर तुला हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट, ये उसी का काल है।
और इसने नेपोलियन बोनापार्ट की ये जो पराजित करने का जो जिद्द थी, उसने इंग्लैंड के उद्योग को बहुत प्रभावित किया। पहला प्रभावित करने का तरीका सरकार का ध्यान बटाना, दूसरा इस युद्ध के फलस्वरूप इंग्लैंड और यूरोप के बीच में जो व्यापार था वो छिन्न भिन्न हो गया, मैंने बताया सी रूट। तीसरा, इंग्लैंड की व्यवस्था पूर्वक अनेक फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ा। चौथा, मजदूर आजीविका से वंचित हो गए, बेरोजगार हो गए, बेरोजगारी बढ़ी। पांचवा, नेपोलियन की जो व्यवस्था थी, जो उसने साम्राज्य बनाया था, जिसे हम कह सकते हैं महाद्वीपीय व्यवस्था, नेपोलियन की जो व्यवस्था थी, नेपोलियन ने जो व्यवस्था अपने समय में देखी थी, महाद्वीपीय व्यवस्था पूरे महाद्वीप को लेकर, उस व्यवस्था और उसके आर्थिक बहिष्कार की नीति ने कुछ समय के लिए इंग्लैंड को आर्थिक संकट में डाल दिया। ये नेपोलियन का एक तरीका था इंग्लैंड को परेशान करने का, बहिष्कार करना, आर्थिक बहिष्कार। और जो उस समय की तत्कालीन जो व्यवस्था थी पूरे महाद्वीप में, यूरोप महाद्वीप में, उसका व्यापार अन्य महाद्वीपों के साथ एक तरीके से फ्रांस ने उसका भी बहिष्कार किया। इससे बड़ा आर्थिक संकट इंग्लैंड के अंदर ही पैदा हो गया। नेपोलियन इस व्यवस्था से विदेशी व्यापार को ही खत्म करना चाहता था और इंग्लैंड को विश्व का वर्कशॉप, उस समय जो कहते थे द वर्कशॉप ऑफ यूरोप, उसका माल ही बिकना बंद हो गया, क्योंकि उसने पूरी जो समुद्री क्षेत्र थे, एक तरीके से उसमें काफ़ी परेशानियां पैदा की। उसके साथ ही वस्तुएं भी बिकना कम हो गई। तो जब आयात नहीं, निर्यात नहीं, या उसमें खलल, तो निश्चित रूप से उद्योग प्रभावित होगा, बंद होगा, शुरू होगा, कम उत्पादन करेगा, आदि आदि। और उसके साथ ही अंतिम परिणाम कि खाद्य वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लगी। मुद्रा का मूल्य जो है वो बहुत कम हो गया। मुद्रा का मूल्य का अर्थ क्या है? एक तरीके से अवमूल्यन। पहले 100 रुपये में इतना सामान आता था, अब 100 रुपये में और उससे कम आने लगा। तो मुद्रा की कीमत बहुत घट गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये तो परिणाम थे, दुष्परिणाम नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा इंग्लैंड से लड़े गए लंबे युद्ध के परिणाम, जिसने कुल मिलाकर वहाँ के इंग्लैंड के उद्योगों को प्रभावित किया। मैं बात कर रहा था विरोधी आंदोलन क्यों शुरू हुए इंग्लैंड में, और उसमें मैंने बताया कुछ बिंदु। उसमें एक बिंदु था उद्योगों पर प्रभाव, और ये मुख्य कारण था वैचारिक क्रांति का आना, उसके साथ ही नेपोलियन बोनापार्ट की अपनी जिद, दोनों के बीच का युद्ध, आदि आदि। कुल मिलाकर स्थितियां और गर्त में चली गई और गहरा गई, स्थितियां और बदतर हो गई। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप शुरू में कारखानों में जो मजदूरों की स्थिति हो गई थी, उनसे 14 से 16 घंटे काम जो लिया जाता था, स्त्रियों बच्चों पर जो प्रभाव पड़ता, आदि आदि, ये सब बहुत बुरी बुरी हालत हो गई थी। इसका धीरे धीरे राजनीतिक विरोध होने लगा, ये अगला कारण है। मैं कह रहा हूँ राजनीतिक विरोध अब धीरे धीरे शुरू होता है। यानी प्रभावों की बात करें, विरोध आंदोलन के कारणों की बात करें, तो कारणों में एक कारण ये भी है कि राजनीतिक दिशा इनके मुद्दों ने लेने लगी। मजदूरों का विरोध प्रदर्शन होने लगा और अंततः सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई। ये हुए विरोध के कारण। बदलता माहौल, कहाँ हम औद्योगिक क्रांति के पॉजिटिव सकारात्मक पहलुओं की बात कर रहे थे और अब नकारात्मक पहलुओं का प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ता है कि आने वाला दशक, आने वाला काल एक ऐसा काल है जब सतत रूप से जन आंदोलन हो रहे हैं, विद्रोह हो रहे हैं, विरोध हो रहे हैं, सरकार के द्वारा दमनपूर्वक कार्रवाई की जा रही, आदि आदि, जिसका तो इसकी भूमिका मैंने आपको बता दी।
कि क्या पृष्ठभूमि थी जब ये विरोध आंदोलन होते थे। 1795 में इस बढ़ते हुए विरोध और राजनीतिक दखल मजदूरों के मुद्दों को लेकर जो आवाज़ बढ़ रही थी, उसको कुचलने के लिए, उसको रोकने के लिए 1795 में ब्रिटिश संसद ने 2 जुड़वां कानून पारित किए। जुड़वां कानून उसे कहते हैं। उस कानून के तहत पहला बिंदु, ये पहला कदम था अंग्रेजों के द्वारा दमनकारी नीति का आधिकारिक कदम। किनके खिलाफ दमनकारी? मजदूरों के खिलाफ। जुड़वां कानून में था कि लोगों को भाषण और लेखन द्वारा शासक, संविधान व सरकार के विरुद्ध घृणा या अपमान करने के लिए उकसाए जाने पर कड़ी सजा का प्रावधान। देखिए, पहली बार इस तरह का कानून आता है जिसमें सरकार की ताकत जनता के विरुद्ध दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं कि ऐसी घटनाएं पहले भी ना हुई हो, पहले भी हुई थी, लेकिन यहाँ औद्योगिक क्रांति जिसका काल 1750-60 से माना जाता है, मात्र 40-50 वर्षों में, बल्कि 1795 में ऐसे कानून बनाने की जरूरत पड़ गई। मतलब लगभग उसी काल के बीच ही अंग्रेजों को एक कानून पारित करना पड़ा जिसको कहते हैं जुड़वां कानून। जुड़वां कानून के तहत इसे जुर्म माना गया। किसे? लोगों को भाषण व लेखन द्वारा शासक, संविधान या सरकार के खिलाफ उकसाना या उसका अपमान करना। इसे हम कह सकते हैं ड्रैकोनियन कानून। ड्रैकोनियन कानून, ये एक अवैध करार दे दिया गया। उसके बाद दूसरा, बैठकें, सार्वजनिक बैठक पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। सार्वजनिक बैठक से तात्पर्य यह है 50 से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, ऐसा कानून बना दिया गया। सोचिए, मतलब किसी बैठक के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते। इसे कहते हैं जुड़वां कानून। अब स्थितियां और खराब होती हैं। दमन की अपनी प्रतिक्रिया होती है। जब किसी समूह को इस तरीके से कुचला जाता है तो वो समूह प्रतिक्रिया भी करता है, और प्रतिक्रिया के लिए यदि अंदर भूख है, वैचारिक भूख, पेट की भूख, तो ये प्रतिक्रिया बड़ी तीव्र होती है। और यही हुआ। मैंने बताया कीमतें बढ़ती कीमत से क्या हुआ? दूसरी समस्याएं पैदा हो गई, और मजदूरों की संख्या तो बढ़ ही रही थी लगातार। बढ़ते हुए मजदूरों की संख्या इतनी ज़्यादा, मजदूरों का क्रोध, मजदूरों का असंतोष अब सामने आने लगा, क्योंकि वे एक तरीके से संगठित दिखने लगे। संगठित तो नहीं थे, लेकिन उनकी भीड़ ही इतनी थी कि वो एक संगठन के रूप में दिखने लगे, और इनका विरोध अब सामने आने लगा। 1790 से ये आंदोलन लगातार चलते हैं। विशेष उत्तेजना इस आंदोलन में दिखती है, और 1795 में तो ऐसे कितने ही आंदोलन हुए। ये आंदोलन किस लिए? अपनी स्थितियों को बेहतर करवाने की मंशा के लिए, अपने कार्य की स्थितियों को, अपने जीवन शैली को, अपनी तनख्वाह को, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को ठीक करवाने के अनुरोध के लिए हुए थे विरोध। और जब ये अनुरोध माना नहीं जा रहा था तो फिर वो विद्रोह में बदलता है, उत्तेजना बढ़ती जाती है। मैंने कहा 1795 में तो कई दंगे ऐसे हुए। ब्रेड जो होता था वो गरीबों का मुख्य भोजन था। ब्रेड और खाद्य के लिए भी अब दंगे शुरू हो गए। उत्तेजित मजदूरों ने ब्रेड के भंडारों पर हमला बोल दिया, धावा बोला, क्योंकि उसे तो खरीद तो पा नहीं रहे थे। ब्रेड और अंडा जो उनका मुख्य स्टेपल फूड जिसे कह सकते हैं, वो उस पर उन्होंने धावा बोलकर खाना शुरू किया। उचित मूल्य पे तो मिल ही नहीं रहे थे, और ऊंचे मूल्यों से कम मूल्य में बेचे गए, वो उद्योगपतियों की व्यवस्था थी। 1795 आते आते ये बहुत विशालकाय रूप ले लेता है। ये विरोध आंदोलन काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाता है। तो फैक्ट्रियों की स्थिति को लेकर मजदूरों का आंदोलन, फिर उसके बाद दूसरे तरह के आंदोलन भोजन के लिए, और एक
और तरह के आंदोलन का दौर ये देखता है। ये काल 1830 के आसपास बड़े बड़े फार्म हाउस में काम करने वाले मजदूरों ने भी आंदोलन शुरू कर दिया। अब ये आंदोलन क्यों शुरू हुए? क्योंकि जिस तरीके से व्यापार प्रभावित हुआ था, उससे वहाँ का जो फार्म हाउस की जो फार्मिंग थी वो प्रभावित हुई, और उसके साथ ही साथ बड़े बड़े फार्म हाउस में मशीनीकरण ज़्यादा हुआ, या उल्टा कहना चाहिए कि मशीनीकरण के कारण, बढ़ती मशीनीकरण के कारण अब खेतों की साइज और बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी। जब आप ट्रैक्टर चलाते हैं तो छोटे खेत में ट्रैक्टर चलाना मुनासिब नहीं है। संभव तो है, लेकिन उसके फ़ायदे कम, नुकसान ज़्यादा हैं। महंगा पड़ेगा आपको ट्रैक्टर, और छोटे खेतों में ट्रैक्टर सब जगह चल नहीं पाता, इस बात को आप समझते हैं। ऐसे ही जो भी अन्य मशीनें थीं, उस मशीनों की आवश्यकता अब पड़ने लगी थी, क्योंकि खेत बड़े हो चले थे तो मशीनें लगाई जा रही थीं, और मशीनें लगाई जा रही थीं इसलिए भी खेत बड़े किए जा रहे थे। इस मशीनीकरण का परिणाम क्या हुआ कि फार्मिंग से भी अब बहुत सारे मजदूर निकाल दिए गए, काम से वंचित कर दिए गए। एक मशीन आई थी जिसे कहते हैं थ्रेशिंग मशीन, THREASING, थ्रेशिंग मशीन। थ्रेशिंग मशीन का क्या काम है? आज बहुत गांव में इसका उपयोग होता है, जो खलिहान भूसी को अलग अलग करती, दाने से अलग करती। थ्रेशिंग मशीन दाने से खलिहान भूसा को अलग करती है। पहले ये काम मजदूर करते थे हाथ से, सोपा लेके। अब थ्रेशिंग मशीन के आने से इस क्षेत्र में लगे हुए बहुत सारे मजदूर रोजगार से वंचित हो गए। उन्होंने गुस्से में आकर मशीनों को तोड़ना शुरू किया। तो अब फार्मिंग क्षेत्र में भी आंदोलन होता है, और उसका कारण है फार्मिंग क्षेत्र का मशीनीकरण और थ्रेशिंग मशीन का आना। तो यहाँ भी तोड़फोड़ शुरू हुई। अब जब यहाँ पे तोड़फोड़ होती है तो यहाँ भी प्रशासन किनका साथ देगा? जमींदारों का, धनाढ्य वर्ग के लोगों का। उद्योगों में जब तोड़फोड़ हुई तो किनका साथ देगा? उद्योगपतियों का, उनका पक्ष लेगा। और मजदूरों को, किसानों को व्यर्थ में हिंसात्मक बताएगा, जबकि वो हिंसात्मक बनने के लिए विवश हुए थे। हालत तो ये हो गई थी कि 450 ऐसे दंगाई मजदूरों को, तथाकथित दंगा करने वाले मजदूरों को इंग्लैंड ने कैद किया और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। ऑस्ट्रेलिया जो इंग्लैंड का उपनिवेश होता था, कहाँ इंग्लैंड नक्शे में देखिए और कहाँ ऑस्ट्रेलिया। उनको एक देश निकाला केवल इस आरोप में कि वे लोग आंदोलन कर रहे थे, पर आंदोलन तो उनका वाजिब था, लेकिन सरकार को इससे कोई मतलब नहीं, उसका कोई सरोकार नहीं। आंदोलनकारियों को उसने पकड़ा, 450 लोगों को चुना, एक जहाज में बैठा कर उन्हें ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, और वहाँ पर 9 लोगों को तो फांसी भी दे दी गई। ये स्थिति, पृष्ठभूमि है बढ़ते विरोध की। अब अगला क्षेत्र जो बचा है अभी, वो है वस्त्रोद्योग। वस्त्रोद्योग के मजदूरों के दंगे कैसे हुए? इसकी शुरुआत होती कृषि क्रांति से। चकबंदी और जो बड़े बड़े बाड़े बनाए गए, छोटे छोटे खेत हटा दिए गए, नवीन वैज्ञानिक तरीके लाए गए, तो मजदूरों की जरूरत तो थी नहीं। जब कृषि क्रांति होती है तो उसमें बड़े बड़े खेत बनाए गए, मशीनीकरण किया गया, और मशीनीकरण करने से, बिखरे हुए खेतों को फार्म हाउस के रूप में बदलने से, नए नए वैज्ञानिक तरीके लाने से, भाप से चलने वाले, जल शक्ति से चलने वाले मशीनों के बल पर अब खेती होने लगी। तो इस पद्धति से कृषकों के हितों को बड़ा नुकसान पहुंचता है। स्वाभाविक है, यही नुकसान का तो परिणाम था कि वे शहर की ओर भागे मजदूरी करने के लिए। छोटे जो किसान थे उनके पास अब कारखानों में काम करने के अलावा कोई चारा ही नहीं था, कोई रास्ता ही नहीं था।
तो वो शहर की ओर गए, यद्यपि शहर का जीवन भी बहुत ही खतरनाक था उनके लिए। वो औद्योगिक काम मांगने लगे। वस्त्रोद्योग में भी ऐसे उनकी संख्या बहुत भारी संख्या में थी। मैंने बताया ना, बटन बनाने के लिए जो मजदूर लगे थे उसमें 2/3 तो बच्चे और स्त्रियां थीं। तो वस्त्रोद्योग में भी अब मशीनीकरण होने लगा, और मैंने कितनी मशीनों का आविष्कार किया इसकी एक सूची आपको बताई थी। वस्त्रोद्योग में कितने मशीनों का आविष्कार हुआ। इन मशीनों का आविष्कार का परिणाम क्या? उत्पादन में तीव्रता और मुनाफे में ज़्यादा फायदा। लेकिन मजदूरों का क्या हाल? मजदूर बेरोजगार होते चले गए, और जो न्यूनतम मजदूरों की जरूरत थी उनके लिए जो वातावरण था वो बहुत खतरनाक होता चला गया। नए नए मशीनों के आविष्कार ने लोगों को और बेरोजगार बना दिया। तो अब ये मजदूर, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था, ना खेती के रहे, ना फैक्ट्री के रहे, ना वस्त्रोद्योग के रहे। परिणाम स्वरूप ये सब बुनकर बेकार हो गए। बेरोजगारी और हताशा चारों तरफ। अब 1790 का जो दशक है, वे अपनी मजदूरी की मांग करना प्रारंभ करते हैं, वैध मजदूरी की। जो उचित मजदूरी है वो मिलना चाहिए। ये कौन प्रारंभ करते हैं? वस्त्रोद्योग के मजदूर। इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरे मजदूर चुप थे, क्योंकि हम वस्त्रोद्योग की चर्चा कर रहे हैं इस बार। और यही वो काल है जब फ्रांस में क्रांति हो चुकी थी, सफल हो चुकी थी। यद्यपि वो खूनी क्रांति थी, पर अब जनता को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ऐसे विचार रास आने लगे थे, और अब वे बोल सकती थी। तो यहाँ जब उनको ऐसा महसूस हुआ कि अब हम बोल सकते हैं, हमें बोलना चाहिए और हमें बोलने से ही अधिकार मिलेगा, तो उन्होंने अपनी तनख्वाह, बढ़ती हुई तनख्वाह की मांग शुरू की। वैध तनख्वाह की मांग शुरू हुई, वैध मजदूरी की मांग शुरू की। मजदूरी की बात मैंने बताई। पुरुषों को जहाँ 25 शिलिंग मिलता था, वहाँ महिलाओं को मात्र 7 और बाल मजदूरों को मात्र 1। इस प्रकार ये मांग दिनों दिन बढ़ती चली गई। लेकिन सरकार ने इन सब मांगों को अनदेखा किया, क्योंकि सरकार उसी उद्देश्य से बैठी थी उस समय। वो उनकी हितैषी तो थी ही नहीं। उसे तो उद्योगपतियों, व्यापारियों और ऐसे धनाढ्य वर्ग के लोगों से कर के रूप में उगाही मिलती थी, कर के रूप में पैसा मिलता था। वे इस पहलू को नहीं देख पा रहे थे कि जिनके बल पर ये उत्पादन हो रहा है उनकी क्या स्थिति है। जब इन मजदूरों ने विवश करके हड़ताल का सहारा लिया, तो दंगे भी शुरू हो गए, हड़तालें शुरू हो गई। और जैसे फार्म हाउस की मशीनों को नष्ट करने का एक प्रोग्राम चलाया इन मजदूरों ने, ऐसे ही सूती वस्त्र से जुड़े हुए मजदूरों ने भी अब सूती वस्त्र से जुड़ी हुई मशीनों को तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया, पावर लूम को नष्ट करना शुरू कर दिया, और सूती वस्त्र की अन्य मशीनों को अब डैमेज करना शुरू कर दिया। ऊन काटने वाली जो शीरिंग मशीन होती है, शीरिंग जो ऊन काटती है, SHEARING, शीरिंग मशीन, उसको भी तोड़ ताड़ दिया, जिससे कई मजदूरों की आजीविका का साधन ही समाप्त हो गया। लेकिन उन्हें अब इसकी चिंता नहीं थी। इस ऊन काटने के ढांचे से, उसको नष्ट करने से बहुत सारे मजदूर बेरोजगार हो गए। लेकिन उन्हें तो अब उसकी चिंता नहीं थी, उसकी परवाह नहीं थी। उन्हें पता था कि ये मशीन के रहने से उनका जितना नुकसान है, ना रहने से भी उनका उतना ही नुकसान है। लेकिन अब आवाज़ बुलंद करने का समय आ गया। ये होता है पूरी भूमिका। समाज के विभिन्न तबकों में प्रारंभ में मैंने आपको बताया क्या सकारात्मक प्रभाव पड़े, और इसके बाद मैंने बताया कि क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े। अब नकारात्मक प्रभावों की प्रतिक्रिया क्या हो रही है? विरोध आंदोलन। कई प्रतिक्रियाओं में से एक मुख्य रूप से विरोध आंदोलन, या मैं कहूँ कि नकारात्मक परिणाम की यदि मैं बात करूँ, औद्योगिक क्रांति के नकारात्मक परिणामों की,
तो नकारात्मक परिणामों की सूची में ये एक अंतिम परिणाम है, विरोध। और इस प्रकार विरोध एक स्वयं में एक स्वतंत्र अध्याय बन जाता है, क्योंकि विरोध के तहत अब हम इतनी सारे बिंदु पढ़ रहे हैं। और उस विरोध के तहत हमने देखा कि समाज के विभिन्न वर्गों के मजदूर, विभिन्न श्रेणी के मजदूर कैसे विरोध करते हैं। और सरकार का एक ही जवाब, इनको आवाज़ को दबाना, कुचलना, इनके विरोध को कुचलने की कोशिश करना। अब उसकी प्रतिक्रिया होती है। एक आंदोलन होता है लुइज़म आंदोलन, जिसका नेतृत्व एक जनरल नेड वुड ने किया। वो बहुत ही शानदार व्यक्ति थे, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, लुइज़म। इसमें क्या होता है, ये आंदोलन 1811-17 में, 1811 से 1817 तक चला। लुइज़म अनुयायी, इसके जो अनुयायी थे, इस आंदोलन के अनुयायी, ये थोड़े दूसरे तरीके से आंदोलन करने में विश्वास कर रहे थे। जनरल नेड वुड के द्वारा किया गया यह आंदोलन, जनरल नेड वुड नहीं, जनरल नेड लुड के द्वारा किया गया आंदोलन, इनका तरीका अलग था। मशीनों को नष्ट नहीं करना है। इन्होंने मशीनों को नष्ट करना वर्जित कर दिया। अपने अनुयायियों से अनुरोध किया कि मशीनों को तोड़ा न जाए, क्योंकि इसके तोड़ फोड़ से कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही है। लेकिन उसकी एवज में उन्होंने कुछ मांगे रखी, और वो मांगे थी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करें। ये जो जितने मशीन मालिक थे, चाहे वो फार्मिंग से जुड़े हों, चाहे उद्योग से जुड़े हों, चाहे वे सूती कपड़े के उद्योग से जुड़े हों, लोहा कोयला उद्योग से जुड़े हों, इन उद्योगों से जुड़े हुए मालिकों को अब चिंता होने लगी कि मशीन फैक्ट्रियों को कैसे बचाया जाए। भयावह स्थिति हो चुकी थी। लेकिन ये आंदोलनकारी तो अब कंट्रोल से, नियंत्रण से बाहर हो चुके थे, तोड़ते जा रहे थे, और ये नहीं समझ पा रहे थे कि इनको तोड़ने से इनकी जीविका स्थायी रूप से समाप्त हो जाएगी। इसीलिए ये जो लुइज़म आंदोलन जो आता है, ये बड़ा सकारात्मक आंदोलन है। यहाँ पर जनरल नेड लुड ने ये स्पष्ट किया, अपने अनुयायियों को कहा, इन आंदोलनकारियों को समझाया और उन्हें कहा कि विनाश ना करो, मशीनों को तोड़ो मत। उसकी एवज में उन्होंने कुछ मांगे रखी। तो स्वाभाविक था कि जो उद्योगपति थे, फैक्ट्री ओनर थे, फार्म ओनर थे, उन्होंने कुछ ध्यान देना शुरू किया इनके अनुरोधों की ओर। ये अनुरोध क्या क्या थे? पहला, न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करो, न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करो, कम से कम कितना दोगे ये तय करो, उसके ऊपर आप कितना देंगे वो दूसरी बात है। दूसरा, स्त्री और बच्चों के श्रम पर रोक लगाया जाए। ये देखिए कितना क्रांतिकारी अनुरोध है। महिलाओं और बच्चों को इन कामों में न लगाया जाए, ताकि वे कुछ सार्थक काम कर सकें। महिलाओं और बच्चों को श्रम में न लगाया जाए, ताकि वे कुछ महिलाएं और बच्चे वे कार्य कर सकें जो उनके लिए नैसर्गिक हैं। महिलाओं का काम परिवार, महिलाओं का काम जीवन यापन की व्यवस्था करना, और बच्चे, उन्हें अपना बचपन मिल पाए। महिलाओं का काम बच्चों का लालन पालन। यदि समाज परिवार में एक व्यक्ति अर्जित करता है पर्याप्त तनख्वाह, तो इनको कार्य करने की जरूरत नहीं है, ऐसा सोच थी। और इसलिए मांग रखी गई कि स्त्री और बच्चों को मुक्त रखा जाए, उन्हें कार्य पर न लगाया जाए। और साथ ही उसके पीछे ये मंशा भी रही होगी कि पुरुष मजदूरों को, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी और रोजगार के मौके कम थे, ऐसी स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषों को मजदूरी मिल सके, ये मंशा भी इस मांग के पीछे रही होगी। और तीसरा, जो इनकी तीसरी मांग थी, वो थी ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार। ट्रेड यूनियन मतलब अपना संगठन बनाने का अधिकार। पूर्व में, इस काल में
मजदूर भारी संख्या में तो थे पर संगठित नहीं थे। सब अपनी ढपली अपना राग गाते थे। इनका कोई एक नेतृत्व नहीं था। इसलिए उद्योगपति और सरकार, धनाढ्य वर्ग और सरकार इनके आंदोलनों को कुचल देती थी। अब जब ये संगठित होने की बात आने लगी तो तीसरी मांग ये आई कि हमें यूनियन बनाने का अधिकार मिले, यूनियन बनाने की अनुमति मिले। ये है लुडिज्म आंदोलन 1811 से 1817। इसके अलावा दूसरी घटना, इसको कहते हैं पीटरलू कांड। पीटरलू कांड की भूमिका, पृष्ठभूमि में आपको जो बताया गया वही पर्याप्त है। और इसमें यह है कि अभी तक आपने पढ़ा होगा कि किसी तरह का कानून मजदूरों के लिए नहीं बना था। मजदूरों को ध्यान में रखकर किसी तरह का कानून नहीं था, चाहे वो उनके वर्किंग आवर्स का हो, चाहे वर्किंग एनवायरनमेंट का हो, काम करने के घंटे, काम करने का माहौल, उनकी रोजगार, उनके पगार का हो, उनकी तनख्वाह का हो, उनके स्वास्थ्य संबंधी बातों का हो, किसी भी चीज़ का ध्यान सरकार ने नहीं दिया था। कोई कानूनी प्रावधान नहीं दिए थे। और उसके साथ ही उन्हें मत देने का तो अधिकार था नहीं, सरकार के प्रति किसी तरह का असंतोष प्रकट करने का अधिकार तो था नहीं। अब यहाँ पर श्रमजीवी लोकतांत्रिक अधिकार, ऐसी मांग इन्होंने शुरू की। प्रेस की स्वतंत्रता, समानता, सार्वजनिक सभाएं, इनको प्राप्त करने के लिए ये आंदोलन होता है। पीटरलू कांड बिल्कुल एक अलग तरह का। इसमें क्या मांग रखी जा रही है? प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है कि जो समाचार पत्र समाचार लिखते हैं वे क्या लिख रहे हैं इसके लिए स्वतंत्र हैं। सरकार उसमें दखल नहीं देगी। यानी उस काल में समाचार पत्रों पर भी सरकार ने एक तरीके से दबाव डालने का प्रयास किया था कि वे ऐसे समाचार ना दें जो सरकार विरोधी हों, ऐसे समाचार ना दें जिससे हिंसा भड़के, विरोध भड़के, विद्रोह भड़के। अब पीटरलू कांड जो है वो इसी से जुड़ा हुआ है, जहां पर प्रेस की आज़ादी, सबकी समानता और सार्वजनिक सभाएं करने की स्वतंत्रता, जिसे जुड़वां कानून के तहत वंचित कर दिया था सरकार ने, ये मांगे रखी गई। इन अधिकारों की प्राप्ति के लिए ये आंदोलन होता है। एक और आंदोलनकारी लोगों की संख्या बढ़ती जा रही। विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर अब एकमत होते जा रहे हैं। उनके साथ साथ शिक्षित वर्ग भी अब जुड़ रहा है। उनके साथ साथ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी अब शामिल होते हैं। इस पूरे आंदोलनों के दौरान इन आंदोलनों का एक तरीके से राजनीतिकरण भी होने लगता है और प्रेस की स्वतंत्रता, समानता जैसी मांगें अब जोर पकड़ने लगती हैं। इन्हीं सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 1819 में अगस्त में लगभग 80,000 लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं। वो जगह का नाम है पीटरलू। और ये इकट्ठे होते हैं और बड़े शांतिमय तरीके से आंदोलन करने के लिए एक तरीके से वचनबद्ध रहते हैं। 80,000 की भीड़, 80,000 का विरोध। लेकिन सरकार, उसे तो एक ही रास्ता मालूम था, दमन। प्रदर्शनकारियों पर उसने एक तरीके से दमन चक्र चलाया और बड़ी कठोर कार्रवाई की। अनेक लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना को पीटरलू कांड, पीटरलू हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ये घटना मैनचेस्टर में सेंट पीटर्स के मैदान में हुई थी। मैनचेस्टर वही जगह जो उद्योग के क्षेत्र में इंग्लैंड का एक बहुत सक्षम नाम था। उसी मैनचेस्टर में मजदूर इकट्ठे होते हैं, संगठित होते हैं
लोगों के भाषण आदि होते हैं, सभा होती है। और ये सब कब? जब किसी तरह की सभा करना वंचित था, 50 से ज़्यादा लोगों का इकट्ठा होना वंचित था, सरकार के विरुद्ध बोलना अपराध माना गया था, आदि आदि। प्रदर्शन और सार्वजनिक क्रियाकलापों पर जो प्रतिबंध 1795 में जुड़वां अधिनियम के तहत पारित किया गया था, उसकी एक खुली अवहेलना थी और ऐसी अवहेलना बारंबार होने लगी। कानून एक तरीके से सरकार का था, जनता को, सामान्य जनता को उससे कोई संबंध नहीं था। पीटरलू नरसंहार में जो मजदूर वर्ग था, श्रमजीवी वर्ग था, जिनकी बहुत लोगों की मौत हुई थी, इनका बलिदान फॉर्चुनेटली सौभाग्य से व्यर्थ नहीं गया। और एक न एक दिन इसके परिणाम तो होने ही थे, एक न एक दिन इसकी प्रतिक्रिया तो होनी ही थी। और विरोध बढ़ा और तीव्रतर होता गया। पीटरलू के पश्चात उदारवादी दल, जो राजनीतिक दल थे, लिबरल पार्टी जो थी, उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स को और प्रभुत्वकारी बनाने की ज़रूरत महसूस की और प्रतिनिधित्वकारी बनाने की ज़रूरत महसूस की। अब देखिए, अब संसद के अंदर इस तबके की आवाज़ उठ रही है। लेकिन कब? 1780 के बाद से, 1790 के बाद से जब आंदोलन विरोध शुरू होता है, फिर विद्रोह होता है, फिर आंदोलन होते हैं, और बढ़ते बढ़ते जब वो इतना उग्र रूप ले लेता है, तो अंततः ये बात संसद भवन के हॉल के अंदर गूंजती है। और संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में सांसदों का कहना होता है, खासकर लिबरल पार्टी के लोगों का, उदारवादी दल का, कि ये संसद को और प्रतिनिधित्वकारी होना जरूरी है। प्रतिनिधित्वकारी से क्या अर्थ है? इसमें समाज के सभी तबके के लोगों का प्रतिनिधित्व होना जरूरी है। अभी जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, उसमें मजदूर वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। वे तो एक तरीके से मताधिकार से भी वंचित हैं, तो उनके प्रतिनिधित्व की तो बात ही दूर। तो अब संसद के अंदर हाउस ऑफ कॉमन्स में हाउस ऑफ कॉमन्स में उदारवादी दल इस बात पे दबाव बनाता है कि संसद को ज़्यादा प्रतिनिधित्वकारी बनाया जाए। यहाँ पर राजनीतिक घटनाक्रम शुरू होता है। दूसरा, 1824 में जब सरकार ने देखा कि ये जुड़वां कानून का जब तक प्रतिरोध ही नहीं हो रहा है, बल्कि उसका खुली अवहेलना हो रही है, और इस कानून के प्रतिरोध में आंदोलन बढ़ता ही चला जा रहा है, अंततः सरकार विवश हो जाती है। 1824 में जुड़वां कानून अधिनियम समाप्त कर दिया जाता है। 1824 में जुड़वां कानून अधिनियम समाप्त। देखिए कितनी बड़ी बात। जो विरोध शुरू हुआ था 1790 के आसपास से, विद्रोह में बदला, आंदोलन में बदला, दमन में, फिर सरकारी दमन होता है, दमन के बाद उन पर अत्याचार होते हैं, देश निकाला आदि आदि होता है, और फिर क्या होता है? उनकी आवाज़ संसद तक जाती है। संसद में उनके प्रतिनिधित्व की बात एक ओर जहां उठती है, वहीं दूसरी ओर सरकार विवश हो जाती है जुड़वां कानून को वापस लेने के लिए। वापस लेना मतलब मजदूरों की एक तरीके से विजय। मजदूरों ने उसे विजय के रूप में देखा, और उसके बाद उनके आंदोलन की तीव्रता और बढ़ती चली गई, उनकी आवाज़ और बुलंद होती चली गई।